नमस्कार, कोर्ट 10 वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। इस बुलेटिन में हम आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोर्ट 10 वीक। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह बिहार में विशेष संशोधन अभियान के बाद प्रकाशित मतदाता सूची से बाहर किए गए लगभग 65 लाख मतदाताओं की सूची जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर प्रकाशित करे। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि सूची में बाहर किए जाने के कारणों का उल्लेख किया जाए, जैसे कि मृत्यु, प्रवास, दोहरी पंजीकरण आदि। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय मल्या बागची की पीठ ने कहा कि सूची को प्रकाशित करने से मतदाताओं का विश्वास बढ़ेगा। पीठ ने कहा कि मतदाताओं को अपने स्थानीय राजनीतिक दलों के पास जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्हें ऑनलाइन जानकारी मिलनी चाहिए। चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया है कि वह मतदाता सूची से बाहर किए गए व्यक्तियों की सूची जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर प्रकाशित करे। सूची में बाहर किए जाने के कारणों का उल्लेख किया जाए। सूची को APIC नंबर के आधार पर खोजा जा सकता है। मतदाताओं को अपने दावे प्रस्तुत करते समय आधार कार्ड भी जमा करने की अनुमति दी जाए। मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया है कि वह इन कदमों को अगले मंगलवार तक उठाएं। बिहार में SIR अभियान के बाद मतदाता सूची से लगभग 65 लाख मतदाताओं को बाहर किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से बाहर किए गए व्यक्तियों की सूची प्रकाशित नहीं की है। चुनाव आयोग ने कहा कि वह मतदाता सूची को प्रकाशित करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन वह मतदाताओं को अपने दावे प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों को पकड़ने के अपने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस विक्रमनाथ, संदीप मेहता और NV अंजारिया की पीठ ने कहा कि वह इस मामले में आगे की सुनवाई करेगी, लेकिन फिलहाल आदेश पर रोक नहीं लगाएगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, MCD और NDMC को निर्देश दिया है कि वे दिल्ली की सभी कॉलोनियों से आवारा कुत्तों को हटाना शुरू करें। कोर्ट ने कहा है कि सभी कॉलोनियों को आवारा कुत्तों से मुक्त किया जाना चाहिए और इसमें कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। दिल्ली सरकार, MCD और NDMC को आवारा कुत्तों को हटाने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी होगी। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कुत्तों के आश्रय बनाए जाएं जिनमें पर्याप्त स्टाफ हो, उन्हें नसबंदी और टीकाकरण कर सकें। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई भी आवारा कुत्ता नहीं छोड़ा जाना चाहिए और यदि ऐसा होता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कुत्ते के काटने की घटनाओं को रिपोर्ट करने के लिए एक हेल्पलाइन भी बनाई जाए। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि रेबीज के टीकों की उपलब्धता के बारे में जानकारी भी प्रकाशित की जाए। कोर्ट ने कहा है कि आवारा कुत्तों को हटाने में बाधा डालने वाले पशु अधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने कहा है कि ये कार्यकर्ता उन लोगों को वापस नहीं ला सकते हैं जो रेबीज के शिकार हो गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि आवारा कुत्तों को हटाने के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए और इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और अन्य अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि वे आवारा कुत्तों को हटाने के लिए एक योजना बनाएं और उसे लागू करें। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना में जज एडवोकेट जनरल पदों के लिए लिंग आधारित आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि भविष्य में भर्ती प्रक्रिया एक संयुक्त मेरिट सूची के आधार पर होगी, जिसमें सभी उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के आधार पर चुना जाएगा। न्यायालय ने कहा कि लिंग आधारित आरक्षण अनुचित है और समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने जोर दिया कि भर्ती प्रक्रिया में योग्यता को
प्राथमिकता दी जानी चाहिए, न कि लिंग को। 2 महिला उम्मीदवारों ने जेजी पदों के लिए आवेदन दिया था और लिंग आधारित आरक्षण के खिलाफ याचिका दायर की थी। उन्होंने तर्क दिया था कि इस तरह के आरक्षण से योग्य महिला उम्मीदवारों को नुकसान होता है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। फैसले के मुख्य बिंदु हैं योग्यता आधारित चयन, भर्ती प्रक्रिया में योग्यता को प्राथमिकता दी जाएगी, संयुक्त मेरिट सूची, सभी उम्मीदवारों की एक संयुक्त मेरिट सूची तैयार की जाएगी, लिंग आधारित आरक्षण असंवैधानिक, लिंग आधारित आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया गया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पुरुषों के लिए रिक्तियां आरक्षित नहीं कर सकती, पुरुषों के लिए 6 और महिलाओं के लिए 3 सीटें रखना मनमाना है और भर्ती की आड़ में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। जस्टिस दीपंकर दत्ता की अध्यक्षता वाली 2 जजों की बेंच ने अपने फैसले में केंद्र सरकार को नियमों के मुताबिक और पुरुष और महिला उम्मीदवारों की संयुक्त मेरिट के आधार पर सूची प्रकाशित करने का निर्देश दिया। हालांकि जस्टिस मनमोहन के द्वारा दिए गए फैसले में केंद्र सरकार को पहली याचिकाकर्ता को जैग विभाग में कमीशन देने का निर्देश दिया, जबकि दूसरी याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट से उनकी नियुक्ति को लेकर कोई राहत नहीं मिली। दरअसल सुप्रीम कोर्ट 2 महिलाओं द्वारा भारतीय सेना में जैग पद पर नियुक्ति की मांग करते हुए दाखिल की गई उसी याचिका पर अपना फैसला सुनाया, जिसमें जैग के लिए पुरुषों और महिलाओं के लिए असमान रिक्तियों को चुनौती दी गई थी। जैग लॉ ग्रेजुएट के लिए एक विशेष प्रवेश परीक्षा है जो सेना में कानूनी अधिकारी या जज एडवोकेट जनरल के रूप में आर्मी में अपनी सेवा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से 25 साल पहले दायर किए गए मानहानि मामले में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को राहत नहीं दी है। कोर्ट ने उनकी दोष सिद्धि और सजा को बरकरार रखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि हम इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। हाईकोर्ट ने पाटकर को अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा किया था, लेकिन उन्हें हर 3 साल में एक बार निचली अदालत में पेश होने की आवश्यकता थी। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील की दलील को ध्यान में रखते हुए लगाया गया जुर्माना रद्द कर दिया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर के खिलाफ 24 नवंबर 2000 को मानहानि का मुकदमा दायर किया था। तब सक्सेना गुजरात में एक गैर सरकारी संगठन के प्रमुख थे। मामले में मजिस्ट्रेट न्यायालय ने 1 जुलाई 2024 को पाटकर को आईपीसी की धारा 500 यानी मानहानि के तहत दोषी पाते हुए 5 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। मजिस्ट्रेट अदालत ने माना था कि पाटकर के बयान न केवल मानहानिकारक थे बल्कि उनके बारे में नकारात्मक धारणाओं को भड़काने के लिए तैयार किए गए थे। मेधा पाटकर की ओर से लगाया गया आरोप की शिकायतकर्ता गुजरात के लोगों और उनके संसाधनों को विदेशी हितों के लिए गिरवी रख रहा है, उसकी ईमानदारी और सार्वजनिक सेवा पर सीधा हमला है। इसके बाद मेधा पाटकर ने मजिस्ट्रेट के आदेश को सत्र न्यायालय में चुनौती दी गई थी। 2 अप्रैल को सत्र न्यायालय ने मेधा पाटकर की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद सत्र न्यायालय के आदेश को पाटकर ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। मामले में उच्च न्यायालय ने कहा था कि निचली अदालत के निष्कर्षों में अवैधता या भौतिक अनियमितता थी। दोष सिद्धि का आदेश साक्ष्यों और लागू कानून पर समुचित विचार करने के बाद पारित किया गया था। हालांकि हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा लगाई गई परिवीक्षा की शर्त को संशोधित कर दिया, जिसके तहत पाटकर को हर 3 महीने में एक बार निचली अदालत में पेश होना अनिवार्य कर दिया गया था। दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर बैन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने
पेट्रोल वाहनों के मालिकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। सीजेआई BR गवई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि ऐसे वाहन मालिकों के खिलाफ फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई ना हो। कोर्ट ने अंतरिम आदेश के साथ नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। दरअसल दिल्ली सरकार ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के 2018 के आदेश पर पुनर्विचार की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को निश्चित अवधि की सजा हुई हो तो उस अवधि के समाप्त होते ही उसे रिहा कर दिया जाना चाहिए। उसे दूसरे कैदियों की तरह सजा में छूट के लिए सरकार को आवेदन देने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने यह अहम फैसला नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी सुखदेव पहलवान की याचिका पर दिया है। सुखदेव पहलवान की रिहाई का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 30 जुलाई को ही दिया था। अब कोर्ट का विस्तृत फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की जेलों में बंद उन सभी कैदियों की तत्काल रिहाई का आदेश दिया है जो कोर्ट से मिली निश्चित अवधि की उम्र कैद की सजा पूरी कर चुके हैं। सुखदेव पहलवान ने याचिका में कहा था कि उसे इस केस में 20 साल की सजा मिली थी। 20 साल की अवधि 10 मार्च 2025 को पूरी हो गई, लेकिन उसे रिहा नहीं किया गया। उसने दिल्ली सरकार के सजा रिव्यू बोर्ड को रिहाई का आवेदन दिया, लेकिन बोर्ड ने मना कर दिया। नीतीश कटारा की मित्रता बाहुबली DP यादव की बेटी भारती से थी। 16 फरवरी 2002 की रात गाजियाबाद में एक शादी समारोह में भारती और नीतीश साथ थे। ये देखकर भारती का भाई विकास बेहद गुस्से में आ गया। उसने अपने चचेरे भाई विशाल के साथ मिलकर नीतीश को अगवा कर लिया। गाजियाबाद से करीब 80 किलोमीटर दूर ले जाकर हथौड़े से उसकी हत्या कर दी गई। सुखदेव पहलवान ने इसमें उसका साथ दिया। 30 मई 2008 को निचली अदालत ने विकास, विशाल और सुखदेव पहलवान को उम्र कैद की सजा दी। 2 अप्रैल 2014 को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को सही ठहराया। हाई कोर्ट ने विकास और विशाल को 25-25 साल और सुखदेव को 20 साल की सजा सुनाई। नीलम कटारा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दोषियों के लिए फांसी की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में बदलाव नहीं किया। नोएडा के गड़बड़झाला जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने SIT गठित करने का आदेश दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोएडा को महानगर परिषद में बदलने का निर्णय लेने को भी कहा है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच में SIT द्वारा यह जानकारी दी गई कि नोएडा के अधिकारियों के भ्रष्टाचार और बिल्डरों के प्रति उनकी मित्रता के कारण किसानों को अत्यधिक मुआवजा दिया गया है। ऐसे में किसानों और अधिकारियों के बीच मिली भगत का आकलन करने के लिए अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा पिछले 1 दशक में अर्जित संपत्तियों की फॉरेंसिक जांच की जरूरत है। इसके बाद कोर्ट ने एक नई SIT का गठन किया, जिसमें 3 IPS अधिकारियों वाली नई SIT में फॉरेंसिक, लेखा विभाग के साथ साथ आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारी भी शामिल होने चाहिए। कोर्ट ने मुख्य सचिव से कहा कि SIT ने जो जांच सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की है उसे मंत्रिपरिषद के सामने रखा जाए, जिसके आधार पर सरकार नोएडा अथॉरिटी को नोएडा को नगर पालिका बनाए जाने पर विचार करे। इसके अलावा कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वहां भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए नोएडा में तुरंत एक मुख्य सतर्कता अधिकारी जो IPS कैडर से या कैग का अधिकारी हो, उसकी तैनाती की जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नोएडा के निवासियों की राय जानने के लिए तत्काल एक नागरिक सलाहकार बोर्ड का भी गठन किया जाए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट नोएडा अथॉरिटी और बिल्डरों के बीच सांठगांठ की जांच के लिए
एसआईटी गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक नई एसआईटी गठित कर दी, जिसमें फॉरेंसिक लेखा विभाग के साथ आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारी भी शामिल होंगे। यह मामला नोएडा में जमीन अधिग्रहण भुगतान में अनियमितताओं और अधिकारियों तथा जमीन मालिकों के बीच मिली भगत के आरोपों से संबंधित है। पिछली एसआईटी की जांच में 20 मामलों में अत्यधिक भुगतान का पता चला था और इसमें नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के शामिल होने का संदेह था। सुप्रीम कोर्ट ने केरल में विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के मुद्दे पर सूबे के राज्यपाल और सरकार के बीच जारी गतिरोध को देखते हुए 2 राज्य विश्वविद्यालय एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी और डिजिटल यूनिवर्सिटी में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए नामों की सूची बनाने के लिए सर्च कमेटी के गठन का फैसला किया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की अटॉर्नी जनरल और वेंकटर मणि और राज्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता से 5 सदस्यीय समिति में शामिल करने के लिए 4 नाम देने को कहा। एक सदस्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से नामित किया जाएगा। न्यायालय केरल के राज्यपाल की ओर से एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति के रूप में दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें केरल यूनिवर्सिटी के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें राज्य सरकार की सिफारिश के बिना विश्वविद्यालय के अस्थायी कुलपति की कुलाधिपति द्वारा नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था। 30 जुलाई को न्यायालय ने कुलाधिपति और सरकार से नियमित कुलपतियों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का आग्रह किया था। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक नियमित कुलपतियों की नियुक्तियां पूरी नहीं हो जाती, केरल के राज्यपाल वर्तमान अस्थायी कुलपतियों को फिर से नियुक्त कर सकते हैं। बाद में कुलाधिपति ने सीजा थॉमस और के शिव प्रसाद को डिजिटल एवं तकनीकी विश्वविद्यालयों के अंतरिम कुलपति के रूप में फिर से नियुक्त किया, जिसे राज्य सरकार ने एक आवेदन दायर करके चुनौती दी। पीठ ने एक रास्ता सुझाया और कहा कि न्यायालय दोनों पक्षों द्वारा दिए गए नामों के आधार पर एक समिति गठित कर सकता है। पीठ ने दोहराया कि उसका प्रयास इस मुद्दे को सुलझाने का है। जस्टिस पारदीवाला ने गुप्ता को सुझाव दिया कि जब तक न्यायालय नियमित कुलपति नियुक्तियों का कोई समाधान नहीं निकाल लेता, तब तक अस्थायी कुलपति के मुद्दे को आगे न बढ़ाएं। अटॉर्नी ने उल्लेख किया कि पश्चिम बंगाल कुलपति नियुक्ति मामले में न्यायालय ने नामों का चयन करने के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।